कैसे छोटे छोटे बिखरे हुए कबीले इतने शक्तिशाली और ऑर्गेनाइज्ड राज्यों में बदल गए। ये कमाल की ऐतिहासिक पहेली है और आज हम इसी पहेली के जवाब को ढूंढने वाले हैं। और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही दिलचस्प घटना में, जिसे इतिहासकार कहते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन या द्वितीय नगरीकरण। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ये भारत में शहरों के बसने की दूसरी सबसे बड़ी लहर थी, और यही वो चिंगारी थी जिसने इतने बड़े बदलाव को हवा दी। तो चलिए अब और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं किस नए युग की शुरुआत हुई कैसे, और वो कौन से बड़े बदलाव थे जिन्होंने महाजनपदों के लिए जमीन तैयार की। तो ये पूरी कहानी शुरू हुई लोहे से। जब लोहे के औजारों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने लगा तो खेती में मानो एक क्रांति आ गई। अब ज्यादा गहरी जुताई हो सकती थी, जंगल साफ हो सकते थे। नतीजा, जरूरत से कहीं ज्यादा अनाज पैदा होने लगा। इसी एक्स्ट्रा अनाज ने व्यापार और इकोनॉमी को बूस्ट किया। फिर लोगों ने एक जगह टिककर रहना शुरू कर दिया, जिससे बनी बस्तियां, जिन्हें कहा गया जनपद, यानी जहां लोगों ने अपने पैर जमाए। और फिर देखते ही देखते यही जनपद बड़े बड़े शहरों और ट्रेड सेंटर्स में तब्दील हो गए। और इन्हीं सब बदलावों का नतीजा था भारत का एक बिल्कुल नया पॉलिटिकल मैप, जिस पर उभरे 16 महाजनपद। ये उस दौर के 16 महान और शक्तिशाली राज्य थे। अच्छा, अब ये जो स्लाइड है ये बहुत बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो यूपीएससी या एसएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ उन 16 महाजनपदों, उनकी राजधानियों और आज के हिसाब से उनकी लोकेशन की पूरी लिस्ट है। इसे जरा ध्यान से देखिए, इनका फैलाव देखिए। आज के अफगानिस्तान से लेकर बिहार तक, काशी, कौशल, मगध से लेकर गांधार तक, ये सब उस युग के पावर सेंटर्स थे। इस दौर की एक और खास बात पता है क्या थी? यहाँ पर सिर्फ एक ही तरह का राजकाज नहीं था। उस वक्त गवर्नेंस के दो अलग अलग सिस्टम्स एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। ये उस जमाने की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डिबेट थी। ये दो सिस्टम थे, राजतंत्र और गणतंत्र, जिसे गणसंघ भी कहते थे। राजतंत्र तो सीधा साधा था, एक राजा होता था और उसके बाद उसका बेटा राजा बनता था। लेकिन गणतंत्र बिल्कुल अलग था। वहां कोई एक राजा नहीं था, बल्कि एक पूरी सभा मिलकर शासन चलाती थी। सोचिए कितना बड़ा फर्क था दोनों में। आइए इस फर्क को थोड़ा और समझते हैं। जहां राजतंत्र में सारी की सारी पावर राजा के हाथ में होती थी, वहीं गणतंत्र में पावर बटी हुई थी और सभाएं मिलकर फैसले लेती थीं। राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बनता था, लेकिन गणतंत्रों में लीडर्स या तो चुने जाते थे या फिर उन्हें नियुक्त किया जाता था। फैसले लेने का तरीका भी अलग था। राजा जो कह देता था वो पत्थर की लकीर होता था, जबकि गणतंत्रों में किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले लंबी बहस और चर्चा होती थी। और हाँ, ज्यादातर राजतंत्रों का फोकस अपनी सीमाओं को बढ़ाने यानी युद्ध और विजय पर होता था, जबकि गणतंत्र अपनी अंदरूनी शांति और सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देते थे। तो कौन कौन थे इन दो टीमों में? देखिए, मगध, कोसल, वत्स और अवंती जैसे जो बड़े और ताकतवर राज्य थे वो सब राजतंत्र थे। वहीं दूसरी तरफ वज्जी संघ, मल्ल और शाक्य जैसे राज्य गणतंत्र थे। और एक मजेदार बात यह है कि गौतम बुद्ध का ताल्लुक भी इसी शाक्य गणराज्य से था। अब राजनीति की बात तो हो गई, लेकिन कोई भी राज्य सिर्फ राजनीति से तो नहीं चलता है ना। उसे चलाने के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था और एक व्यवस्थित समाज की भी जरूरत होती है। तो देखते हैं कि उस दौर की इकोनॉमी और सोसाइटी कैसी थी। महाजनपद काल की अर्थव्यवस्था के 4 मजबूत स्तंभ थे। पहला, जैसा कि हमने देखा, लोहे के हलों से आई कृषि क्रांति। दूसरा, नए नए क्राफ्ट्स का विकास और कारीगरों, व्यापारियों के संघों का उदय, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। तीसरा, भारत के पहले सिक्कों का चलन शुरू हुआ। और चौथा, जमीन और नदियों के रास्ते होने वाले व्यापार का जबरदस्त विस्तार हुआ। इन सब ने मिलकर उस युग में बेशुमार दौलत पैदा की। और यहां एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, आहत सिक्के। इन्हें पंच मार्क्ड कॉइन्स भी कहते हैं। ये भारत के सबसे पुराने सिक्के थे। इन पर कुछ लिखा नहीं होता था, बल्कि अलग अलग राज्य इन पर अपनी खास पहचान वाले चिन्ह, जैसे कोई ज्यामितीय डिजाइन या जानवर पौधे का निशान, ठप्पा मारकर बनाते थे। करेंसी के आने से व्यापार करना बहुत आसान हो गया और ये उस दौर की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। इस आर्थिक तरक्की का असर समाज पर भी पड़ रहा था। समाज बदल रहा था। गापति यानी अमीर जमींदार और बड़े बड़े व्यापारी जैसे नए सोशल ग्रुप्स सामने आ रहे थे। अब कबीलों के पुराने कानूनों की जगह एक फॉर्मल लीगल और जस्टिस सिस्टम बन रहा था। जो श्रेणियां थीं वो सिर्फ व्यापार ही नहीं करती थीं, बल्कि चीजों की क्वालिटी और दाम भी तय करती थीं। और तो और ये एक तरह से एक बैंक का काम भी करती थीं।
हालांकि ये भी सच है कि समाज में 4 वर्णों वाली व्यवस्था अभी भी बनी हुई थी। अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। जब इतने सारे शक्तिशाली राज्य होंगे तो जाहिर है उनमें टकराव भी होगा। ये कहानी है महाजनपदों के बीच सत्ता के संघर्ष की और अंत में एक के सबसे ऊपर उठने की। उस समय के 4 सबसे बड़े खिलाड़ी थे मगध, कोसल, वत्स और अवंती। और पूरे उत्तर भारत पर अपना दबदबा कायम करने के लिए इन चारों में एक जबरदस्त होड़ छिड़ गई। और इस महासंग्राम में विजेता बनकर उभरा मगध। इसकी जीत के पीछे सिर्फ इसके बहादुर राजा ही नहीं थे, बल्कि इसकी लोकेशन भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट थी। गंगा के उपजाऊ मैदान, पास में ही लोहे की खदानें और सेना के लिए हाथियों की आसान उपलब्धता, इन सब ने मगध को एक ऐसी ताकत दी जिसका कोई मुकाबला नहीं था। बृहद्रथ वंश ने इसकी नींव रखी, लेकिन इसका असली विस्तार शुरू किया राजा बिंबिसार ने, जिन्होंने अंग को जीता और रणनीतिक वैवाहिक गठबंधनों से राज्य को मजबूत किया। उनके बेटे अजातशत्रु ने इस काम को और आगे बढ़ाया और वज्जी जैसे शक्तिशाली गणतंत्र और कोसल को भी जीत लिया। और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते मगध सबसे ताकतवर महाजनपद बन चुका था, जिसने आगे चलकर भारत के पहले महान साम्राज्यों नंद और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी।